हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आइए स्टार्ट करते हैं आज के केस स्टडी सेशन के साथ। और आज हम करने जा रहे हैं केस स्टडी नंबर 31। बहुत ही अच्छी केस स्टडी, छोटी केस स्टडी, लेकिन हाँ करने लायक है, कह सकते हो कि हाँ थोड़े प्रोविजंस आपके क्लियर हो जाएंगे इसको करके। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। इसमें क्या कहता है, मिस्टर अल्फा इज़ द प्रमोटर ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बेस्ड एट ईस्ट दिल्ली नेम आशियाना। द प्रोजेक्ट प्लान कंस्टिट्यूटेड बिल्डिंग इन टोटल 50 अपार्टमेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ 23 BHK अपार्टमेंट्स एंड 32 BHK अपार्टमेंट्स। ओके, तो मतलब मिस्टर अल्फा जो है वो प्रमोटर हैं, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है जिसका नाम है आशियाना। उस प्रोजेक्ट में 50 अपार्टमेंट्स हैं जिसमें से 20 अपार्टमेंट्स 3 BHK हैं और 30 अपार्टमेंट्स 2 BHK हैं। उन मिस्टर अल्फाज सन जो इनका बेटा है, प्रमोटर का बेटा है सुरेंद्र, वो एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है एज वेल एज रेरा कंसल्टेंट भी है। ठीक है। ही डिस्कस विद हिज सन अबाउट द न्यूली एस्टेब्लिश प्रोजेक्ट आशियाना। उन्होंने अपने बच्चे के साथ डिस्कस किया कि मेरा जो प्रोजेक्ट है आशियाना उसके बारे में उन्होंने बताया होगा, क्योंकि वो उनका बच्चा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का कंसल्टेंट भी है। ठीक है। आशियाना रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ वेरियस प्रोविजंस अंडर द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। ठीक है। एंड ऑफ द रूल्स मेड देयर अंडर ही इंक्वायर्ड फ्रॉम हिज सन about taking the prior approval before establishment of the project, if any, which is required by the RERA Act. Further, Mr. Alfar inquired about the creation of his web page on the website of the Real Estate Regulation and Development Act 2016 after getting the login ID and passwords. ठीक है भाई। Also, Mr. Alpha wanted to know the requisite contents as per the law of the advertisement to be published for the said project. The draft advertisement specified a condition of making the advance payment prior to entering into an agreement for sale which shall not be less than 15% of the cost of apartment. हमें तो पता है 10% से ज़्यादा तो ले ही नहीं सकता, तो ये 15% कह रहा है, तो बिल्कुल ही एडवर्टीजमेंट में ये वाली बात तो ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है। एंड ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ सच एडवांस द प्रमोटर विल एंटर इनटू द अग्रीमेंट फॉर सेल विद अलॉटी। मिस्टर अल्फा रिफ्रेन्ड फ्रॉम डिस्क्लोजिंग एनी स्टेज वाइज टाइम शेड्यूल ऑफ द completion of the project including the provision of civic structure like water sanitation and electricity at the time of booking and issue of अलॉटमेंट लेटर ऑफ द अलॉटीज़। मतलब इसके साथ साथ देखो, एक तो 15% वाली बात गलत कर रहा है ये। दूसरी बात इसने क्या बोला कि मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा स्टेज वाइज टाइम शेड्यूल ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग, ना ही मैं ये बताऊंगा कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल्स बताऊंगा। मतलब कोई भी डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा वो मिला जुला के। ठीक है। एट द टाइम ऑफ बुकिंग ऑफ द बुकिंग एंड इशू ऑफ अलॉटमेंट लेटर टू अलॉटीज। ठीक है। ही ऑल्सो फॉरगॉट टू इंक्लूड एनी टर्म्स फॉर कैंसिलेशन। मतलब उसने क्या किया, टर्म्स फॉर कैंसिलेशन भी इंक्लूड नहीं किए। terms for cancellation to include any terms of मतलब he also forgot to include any terms of cancellation of allotment in the agreement of sale। मतलब देखो उन्होंने ये भी नहीं डाला, तो मतलब एक गलती यहाँ पर भी हमें नजर आ रही है। ठीक है। द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड एंड आफ्टरवर्ड्स द प्रमोटर मेड सम मेजर ऑल्ट्रेशंस इन द सैंक्शन प्लान्स एंड लेआउट प्लान्स एज वेल एज इन द नेचर ऑफ फिटिंग्स विदाउट एनी प्रीवियस अप्रूवल फ्रॉम द अलॉटीज। मिस्टर अल्फा ऑल्सो मेड माइनर चेंजेस in an apartment allotted to Mr. Abhay, which were duly recommended and verified by the authorized architect after proper declaration and intimation to allottee Mr. Abhay। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, कुछ चेंजेस कर दिए और प्लान्स वगैरह में और बाकी चीज़ों में भी। ठीक है। नेचर ऑफ फिटिंग्स वगैरह में, और अप्रूवल भी नहीं लिया अलॉटीज़ का। ठीक है। यहाँ तो माइनर चेंजेस थे, तो उसने अभय से बात कर ली। बताओ कैसा आदमी है। चलो ठीक है, देखते हैं आगे। मिस्टर अल्फा इंटेंडेड टू ट्रांसफर आशियाना टू मिस्टर बीटा थर्ड पार्टी विदाउट ऑब्टेनिंग एनी अप्रूवल। बताओ, अब थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करते हैं तो अप्रूवल चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता है। 2/3 ऑफ द अलॉटीज़ का अप्रूवल चाहिए होता है। 2/3 ऑफ द अलॉटीज़ का अप्रूवल चाहिए होता है अदर देन प्रमोटर। अगर प्रमोटर का भी उसके अंदर घर है तो उसका ऑब्वियसली उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। 2/3 ऑफ द अलॉटीज़ का अप्रूवल चाहिए होता है, तो यहाँ पर इसने उसका भी अप्रूवल नहीं लिया इसको ट्रांसफ़र करने से पहले। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। क्वेरीज कुछ रेस करी गई है मिस्टर अल्फा के द्वारा। इसमें क्या बोलता है, इज़ मिस्टर अल्फा मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू मेंटेन द वेब पेज ऑन द वेबसाइट ऑफ द रेरा अथॉरिटी। बिल्कुल जी। ठीक है। वट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ आशियाना, रिक्वायरमेंट्स बोली गई हैं। थर्ड, कैन एडवर्टीजमेंट भी पब्लिश विद और विदाउट मेंशनिंग द वेबसाइट एड्रेस। क्या वेबसाइट एड्रेस के बिना एडवर्टीजमेंट पब्लिश करी जा सकती है, तो आप सबको पता है कि नहीं करी जा सकती। ठीक है, रेरा में साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद कुछ अलॉटीज़ की भी क्वेरीज हैं। क्या क्वेरीज है, सबसे पहली, कैन मिस्टर अल्फा ट्रांसफर द प्रोजेक्ट टू मिस्टर बीटा सोमोटो। नहीं, 2/3 ऑफ द अलॉटीज़ की अप्रूवल चाहिए होती है। ठीक है। सेकंड, इज द प्रमोटर हैविंग एनी राइट्स टू नॉट प्रोवाइड एनी डिटेल्स ऑन स्टेज वाइज टाइम शेड्यूल ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट एट द टाइम ऑफ बुकिंग टू द अलॉटीज। नहीं भाई, क्योंकि प्रमोटर्स के फंक्शंस में आता है, ड्यूटीज़ में आता है कि उसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी डिटेल्स, तो ऐसा भी नहीं है कि वो प्रोवाइड ना करे तो चल जाएगा। तीसरा, इज द प्रमोटर हैविंग राइट टू डिमांड मोर देन 10%। नो, 10% से ज़्यादा डिमांड ही नहीं कर सकता।
उसके बाद फ्यू अपार्टमेंट्स वर परचेज इन द प्रोजेक्ट बाय सम एनआरआईज एज फॉलोज, ठीक है, कुछ एनआरआईज ने कुछ अपार्टमेंट्स खरीदे हैं, उसके बारे में डिटेल्स गिवन है। सबसे पहला पॉइंट, मिस्टर एक्स ने परचेज किया रेसिडेंशियल अपार्टमेंट 50 लाख रुपीज़ का जॉइंटली इन हिज एंड हिज सिस्टर्स नेम बट द सोर्स ऑफ द पेमेंट वॉज अननोन। ओ माई गॉड, ये तो फिर बेनामी हुई, ठीक है। आगे देखते हैं, मिस्टर वाई परचेज अ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट फॉर रुपीज़ 60 लाख इन द नेम ऑफ हिज वाइफ फ्रॉम द एनआरई अकाउंट, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। Third, Mr. P purchased a residential apartment of 50 lakhs in the name of his wife. Payment of rupees 20 lakh was made from NRE account and 29 lakh 50,000 were paid from unknown sources. मतलब to the extent of 29 lakh 50,000 ये unknown sources से जो आया है पैसा, unknown sources से दिया है, वो हमारा बेनामी हो जाएगा। और 50,000 भी कैश में दिया तो वो भी हमारा हो जाएगा। The registry was done at the value of 45 lakhs considering 20 lakh जो है known sources है और 25 lakh जो है unknown sources है। तो to the extent of 25 lakh it is treated as बेनामी transaction, ठीक है। One of the friend of Mr. Alpha, Mr. Z sold an apartment, second-hand apartment for rupees 50 lakhs which was not in his name and was in an unknown person's name but the sale proceeds of the same were deposited। मतलब ये भी बेनामी ट्रांजैक्शन, क्योंकि दोस्तों ने भी, एक दोस्त है मिस्टर अल्फा के जेड, उन्होंने एक अपार्टमेंट बेचा जो सेकंड हैंड अपार्टमेंट होगा, 50 लाख रुपए का था, 50 लाख रुपए का बेचा है और जो किसी और अननोन पर्सन के नाम पे था, किसी और बेनामीदार के नाम पे होगा, और लेकिन जो पैसा है वो जेड ने अपने पर्सनल अकाउंट में रखा। तो भी कोई मतलब नहीं है भाई, बेनामी प्रॉपर्टी तो बेनामी प्रॉपर्टी है। आगे बढ़ते हैं, MCQs देखते हैं क्या बोलता है। सबसे पहला, मिस्टर अल्फा शेल नॉट ट्रांसफर और असाइन हिज मेजॉरिटी राइट्स एंड लायबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट टू अ थर्ड पार्टी विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर रिटर्न कंसेंट फ्रॉम 2/3 अलॉटीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रायर रिटर्न कंसेंट फ्रॉम 2/3 अलॉटीज एक्सेप्ट द प्रमोटर, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रायर रिटर्न कंसेंट फ्रॉम 2/3 अलॉटीज एक्सेप्ट द प्रमोटर एंड प्रायर रिटर्न अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी, ये भी ठीक है। फोर्थ, प्रायर रिटर्न कंसेंट ऑफ 2/3 अलॉटीज, ये पॉइंट तो है ही। एक्सेप्ट द प्रमोटर, ये भी था। एंड प्रायर रिटर्न अप्रूवल, यस, अथॉरिटी की प्रायर अप्रूवल। हाउएवर सच ट्रांसफर और असाइनमेंट शेल नॉट अफेक्ट द अलॉटमेंट और सेल ऑफ अपार्टमेंट, बिल्कुल सही बात है। मतलब ट्रांसफर करने की वजह से, किसी भी नई पार्टी को ट्रांसफर करने की वजह से अलॉटमेंट वगैरह पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। मतलब जैसा उसने पिछले वाले पुराने वाले ने वादा किया है वैसा ही उसको निभाना पड़ेगा नए वाले को भी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और ये आपको कहाँ पर मिलेगा, सेक्शन नंबर 15 पेज नंबर 2.40 पे अगर आप देखते हैं बुक की तो वहाँ पर इसका आंसर आपको साफ साफ दिख जाएगा, इसका आंसर डी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पे आते हैं। द अथॉरिटी अंडर रेरा वुड हैव ऑपरेशनलाइज्ड वेब बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम फॉर सबमिटेड एप्लीकेशंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। ये तो साफ साफ पूछा गया है। ये कहाँ पर मिलेगा आपको, सेक्शन नंबर 4 ऑफ द रेरा 2016, पेज नंबर भी बता देता हूँ, पेज नंबर 2.28 पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है पॉइंट कि 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट जो है एप्लीकेशंस यहाँ से ऑपरेशनलाइज्ड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से ओके, आगे बढ़ते हैं। Mr. Alpha at the time of booking and issue of allotment letter to the allottees shall be responsible for making available which of the following information to them: sanction plan, layout plan, stage wise schedule और completion of the project। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थर्ड ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी होती है जब भी हमारा ये सारा का सारा रिस्पॉन्सिबल होता है। ये तो आप बिना बुक खोले भी इसका जवाब दे सकते हो कि ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। प्रमोटर की ड्यूटीज़ होती हैं, फंक्शंस होते हैं, ड्यूटीज़ कह लो फंक्शंस कह लो, ठीक है, मतलब ड्यूटीज़ ही कह सकते हैं, फंक्शंस तो नहीं, ड्यूटीज़ होती हैं कि उनको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें अलॉटीज़ को, ठीक है। Mr. Alpha shall be responsible for providing and maintaining the essential services on reasonable charges till the taking over of the maintenance of the project Ashiana by the Association of Allottees। अच्छा, अब ये कहाँ मिलेगा, ये भी डायरेक्टली पूछा गया है। इसका अगर मैं आपको बताऊँ तो ये आपको पेज नंबर 2.36 पे मिल जाएगा, सेक्शन नंबर 11 जिसमें फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ बता रखी हैं किसकी, प्रमोटर की। उसी में आपको ये पॉइंट दिख जाएगा कि एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज से जो है मेंटेनेंस का पैसा लिया जा सकता है। तो यही लिखा हुआ है, मिस्टर अल्फा जो प्रमोटर है वो रिस्पॉन्सिबल है क्या, प्रोवाइड करने के लिए, प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग द एसेंशियल सर्विसेज ऑन रीजनेबल चार्जेस टिल टेकिंग ओवर द मेंटेनेंस ऑफ द प्रोजेक्ट बाय, किससे लेगा रीजनेबल चार्जेस, एसोसिएशन ऑफ द अलॉटीज। तो यहाँ पर हमारा साफ एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज साफ साफ लिखा हुआ है, पेज नंबर 2.36 सेक्शन नंबर 11। आगे बढ़ते हैं। द ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय मिस्टर जेड एज aforementioned is what type of transaction as per the provisions of PBTA 1988। तो Z ने जो ट्रांजैक्शन करी थी, लास्ट पैराग्राफ हमने पढ़ा तो था, ये बेनामी ट्रांजैक्शन ही तो थी। भले ही उसने अपने पर्सनल अकाउंट में क्यों ना पैसे रख लिए हो, ये वाला, ठीक है, भले ही उसने अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे रख लिए लेकिन अननोन पर्सन के नाम पे था ना जो प्रॉपर्टी उसने बेचा, ठीक है। तो इट इज़ अ बेनामी ट्रांजैक्शन, क्लियर एंड कट, यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव पे। डिस्क्रिप्टिव का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्क्रिप्टिव का हमारा वो कहता है मिस्टर अल्फा अपॉन रिसीविंग लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड फ्रॉम रेरा अथॉरिटी क्रिएटेड हिज वेब पेज ऑन द वेबसाइट ऑफ द अथॉरिटी एंड एंटर्ड ऑल द डिटेल्स ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट फॉर पब्लिक विंग। वट इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज ऑन द वेब पेज एज पर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये आपको मिल जाएगा सेक्शन नंबर 11
पेज नंबर 2.35 पे, पेज नंबर 2.35 पे, जहाँ पर आपको डिटेल्स क्या क्या डिस्क्लोज करनी है वो आपको साफ साफ मेंशन करना है, जिसमें आपको बताना है डिटेल्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन जो ग्रांट करी अथॉरिटी ने, फिर आपको क्वार्टरली डिटेल्स देनी होती है, अप टू डेट लिस्ट ऑफ नंबर एंड टाइप्स ऑफ अपार्टमेंट्स और प्लॉट्स, फिर क्वार्टरली अप टू डेट डिटेल्स देनी पड़ती है, लिस्ट एंड नंबर ऑफ गैराजेस। तो ये सारे के सारे आपको डिटेल्स देनी पड़ती हैं, जो आपको पेज नंबर 2.35 पे आप देखोगे तो साफ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है सेक्शन नंबर 11 से, वो आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। एग्जामिन वेदर द ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय मिस्टर पी एज अफॉरमेंशन कैन बी कंसिडर्ड एज बेनामी ट्रांजैक्शन और नॉट। ऑब्वियसली मैंने आपको बता ही दिया था, टू द एक्सटेंट ऑफ जो हमारा 25 लाख रुपीज़ है, 20 लाख रुपीज़ तक कितना था एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से। हाँ, टू द एक्सटेंट ऑफ 25 लाख रुपीज़ वो बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो अननोन सोर्सेज से पैसा दिया गया है। और यहाँ पर आप बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन लिख दोगे, सेक्शन नंबर 2 में गिवन है प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 में, और उसके बाद आप लिख दोगे टू द एक्सटेंट ऑफ 25 लाख, क्योंकि वो अननोन सोर्सेज से दिया है तो वो बेनामी माना जाएगा। उसके बाद 8th का पहला क्या कहता है, व्हाट शैल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिस्टर अल्फा इफ द प्रोजेक्ट आशियाना इज डेवलप्ड ऑन लीज होल्ड लैंड। तो ये भी आपको सेक्शन नंबर 11 पे ही मिलेगा। इसका सेक्शन नंबर 11 पे आपको पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 2.36 पे अगर आप पढ़ते हो, 2.36 पे अगर आपको देखते हो तो आप साफ साफ सेक्शन नंबर 11 में देख सकते हो कि लीज होल्ड लैंड पे, अगर लीज होल्ड पे खरीदी हुई है तो उसके अंदर क्या क्या हमारी जिम्मेदारी रहती है, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने होते हैं, सर्टिफिकेट्स वगैरह देने होते हैं आपको, ठीक है, पीरियड ऑफ लीज वगैरह वो सारे कुछ हमें बताना होता है। उसके बाद सेकंड क्या कहता है, वेदर मिस्टर अल्फा कैन कैंसिल द अलॉटमेंट इवन इफ इन द अग्रीमेंट ऑफ सेल विद द अलॉटीज टर्म्स ऑफ कैंसिलेशन ऑफ सच अलॉटमेंट इज नॉट इंक्लूडेड। अब यहाँ पर भी सेक्शन नंबर 11 में ही आ गया, ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ द अलॉटी, ठीक है। इसका पेज नंबर आपको मैं ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ द प्रमोटर, ठीक है, इसका पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 2.37 पे आपको मिल जाएगा, पेज नंबर 2.37 पे आपको ये साफ साफ मिल जाएगा, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है एज पर जो भी हमारे प्रोविजन है सेक्शन नंबर 11 सब सेक्शन 5 के ऑफ द रेरा, प्रमोटर जो है कैंसिल कर सकता है अलॉटमेंट उसी टर्म्स के बेसिस पे जो टर्म्स हमारे मेंशन है अपने अग्रीमेंट में। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, अग्रीमेंट में कोई टर्म्स ही नहीं है, अभी अभी ऊपर पड़ा था, तो यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं कर सकता। तो हेंस अल्फा जो है बीइंग प्रमोटर कैन नॉट कैंसिल द अलॉटमेंट विदाउट इंक्लूडिंग सच टर्म्स ऑफ कैंसिलेशन इन द एग्रीमेंट ऑफ सेल। तो पहले एग्रीमेंट ऑफ सेल में टर्म्स डालो, उसके बाद ही आप कैंसिलेशन कर सकते हो, वरना आप कैंसिलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने आपको पेज नंबर के साथ बिल्कुल बता दिया, वहाँ जाके थ्योरी है सिर्फ उठा के चेपना है, ठीक है। दैट्स इट। ये हमारे आज ये वाली केस स्टडी कंप्लीट होती है। मिलते हैं हम किसी और नई केस स्टडी के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय, शब खैर, ऑल द बेस्ट।